Hello students and friends, welcome to my channel. I am very thankful that you are supporting, watching and subscribe. Please subscribe my channel. Okay, this is my humble request. Please subscribe and like my videos. Okay. Now today I am again going to teach you the chapter 4, that is agriculture, NCERT class 10. Okay. Now today I am going to teach you the main crop, that is plantation crop, that is rubber. Okay. So what are the agriculture role in economy? Number 2, issues and the food security ऑफ आवर एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उसमें लास्ट में जो है एक रबर, उसका भी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो सबसे पहले व्हाट इज़ रबर. रबर के बारे में हम लोग जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इसके बारे में जो है ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज रबर. ओके, रबर इज ए इक्वटोरियल क्रॉप. It is a fifth in the world. It needs moist and humid climate, rainfall more than 200 सेंटीमीटर. ये इक्वेटोरियल क्रॉप है जो इक्वेटोरियल एरिया में पाया जाता है रबर, और ये वर्ल्ड में 5th नंबर पर है. इसके लिए मॉइस्ट एवं ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है. रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए. अच्छा, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नाउ व्हाट इज रबर. Rubber is a tough, elastic, polymeric substance made from the latex of the tropical plant. ये ट्रॉपिकल प्लांट है जो लेटेक्स मतलब उसके गम जो लेटेक्स निकलता है वो उसी को सख्त हो जाने के बाद वो रबर में कन्वर्ट हो जाता है. ये सिंथेटिकली भी किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नेचुरल रबर ही ज़्यादा पाया जाता है. तो व्हाट इज द प्लांटेशन. द प्लांटिंग इज डन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई टू अगस्त. मई टू अगस्त में इसका प्लांटिंग किया जाता है, इसको उगाया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल. रेनफॉल के पर डिपेंड करता है कि किस समय इसकी प्लांटिंग हो. अच्छा, इसकी जो बर्ड ग्राफ्टेड स्टम कैन बी प्लांटेड डायरेक्टली इन द फील्ड. जैसे बर्ड्स यानी छोटे छोटे जो चारा जो पौधे तैयार होते हैं उसे डायरेक्टली फील्ड में लगा दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छे रबर की पेड़ तैयार होते हैं. लेकिन इसको तैयार होने में द प्लांटेड ट्रीज टेक्स 8 to 12 ईयर्स. इसको 8 से 12 साल लग जाते हैं एक रबर का पेड़ तैयार होने में. टू मैच्योर एंड व्हेन दे रीच द मैच्योरिटी, जब ये रीच मैच्योर में जब वो बड़ा तना या बड़ा पेड़ जब हो जाता है, देयर बार्क्स आर गैस्ड विद द शार्प यूटेंसिल एंड द शैप, मतलब कि रबर इज कलेक्टेड. मतलब कि उसकी जो ये पेड़ होता है, जो बड़ा तना रबर जो पेड़ जो है, ये पेड़ जैसे मैच्योर हो जाता है 8 से 12 साल में, तब इसके तने को शार्प यूटेंसिल से ऐसे करके काट दिया जाता है. एक नली सी बना दी जाती है. ठीक है, जहां से चू करके यहाँ से एक ट्यूब एक लटका दिया जाए, जिससे कि ये रबर इस तने से बह के सारा दिन टपक के इस बास्केट में गिरता रहे. ठीक है, बास्केट लगा दिया जाता है जहाँ इस बार के इस तने से ये ऐसे करके कलेक्ट किया जाता है जो लेटेक्स होता है. ठीक है, जो लेटेक्स यहाँ से निकलता है इस रबर को यहाँ कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो इसके तने को काटा जाता है. अच्छा, केरला इज द प्रोड्यूस 90% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन और इन द कंट्री. हमारे इंडिया में केरला है जो कि 90% तक नेचुरल रबर प्रोडक्शन करता है. द टोटल एकर्स ऑफ 5.45 लाख हेक्टेयर जमीन पर केरला में रबर की खेती की जाती है या फिर फार्मिंग की जाती है. ठीक है. And another states are Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Island and the Garo Hills of Meghalaya. ठीक है. Now rubber is completed. Okay. Now next is agriculture role in economy. हमारे agriculture role in economy, हमारे अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर कैसे सहायक होता है या फिर एडवांटेज या डिसएडवांटेज कैसे होता है. शेयर इन जीडीपी डिक्लाइन सिंह 1955. हमारे यहाँ जैसे हम लोग पता है कि सिंस हमारे यहाँ जो फार्मर है वो प्राय 60% तक फार्मिंग में ही लगे रहते हैं. तो इससे क्या होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक डिक्लाइन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर डिक्लाइन हो तो क्या होता है, पुअरर क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि जैसे फार्मर या कॉमन पीपल का जो लाइफ है वो पुअरर मतलब कि निम्न वर्ग में चला जाता है. ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हाई करना बहुत जरूरी है. ठीक है. अच्छा, द एम्प्लॉयमेंट टू 263 मिलियन पीपल्स विथ 50% एज ए एग्रीकल्चर लेबरर. हमारे देश में क्या है कि 263 मिलियन पीपल, तो उसमें कम से कम 50% लोग जो है वो क्या है, भूमि मजदूर हैं. ठीक है.
नाउ द नंबर थर्ड इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके लिए क्या अभी रोल इकोनॉमी को हमको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोलने पड़ेंगे जिसको कहते हैं ICR, जिससे कि एग्रीकल्चर की जो मान है तो उसके हाई यील्डिंग सीड उसको कैसे बढ़ावा दे, जिससे कि फार्मर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती की तरफ बढ़े। ठीक है, वो भूमिहीन मजदूर ना रह सके, वो खेती को मतलब कि फार्मिंग को अपना या फिर एग्रीकल्चर को अपना जीविका बनाए या ऑक्यूपेशन बनाए। ठीक है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोले जाने चाहिए जिसमें पढ़ाई हो एग्रीकल्चर के बारे में, जिससे इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, वेटरनरी सर्विस एंड द एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स तैयार करने चाहिए। वेटरनरी सर्विस मतलब कहते हैं पशु चिकित्सालय, जहाँ पशुओं को रखा जाए, चिकित्सा किया जाए। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर भी होना चाहिए जहाँ एनिमल्स की देख रेख हो सके, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार हो। तो इससे क्या होगा, फार्मर या फिर कॉमन लोग जो कि नहीं बहुत लोग फार्मिंग से हट जाना चाहते हैं, वो भी उसमें इंटरेस्टेड पे करेंगे। ठीक है, तभी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। अगर फार्मर लोग रहेंगे तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। ठीक है, नंबर है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जो कल्चर है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए बाय द फॉलो ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिससे कि वो फल सब्जियों के उत्पादन बढ़े तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स लगे, ज़्यादा उन्नति होगा, रिसर्च डेवलपमेंट होगा, वेटनरी सर्विस अच्छा रहेगा, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर अगर अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक बहुत मेन की रोल इन इकोनॉमी की व्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा नाउ द इशूज़ मतलब कि क्या क्या हमारे इश्यूज़ है, मतलब कि क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स है, क्या है मैंने फार्मर्स लोगों के लिए। तो फार्मर्स फेसिंग इंटरनेशनल कंपटीशन, क्या होता है कि हमारे इंडियन से फार्मर्स है, उन लोग इंटरनेशनल के फार्मिंग के साथ कंपटीशन चलता रहता है। डिक्रीज इन सब्सिडीज मैंने माली मदद जो है वो कम हो जाती है। ये सब इश्यूज है फार्मर एवं कॉमन पीपल्स का। ठीक है, अच्छा डिक्रीज इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी डिक्रीज आ जाता है। फार्मर भी ड्राइंग इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये सब इश्यूज है फार्मर्स लोगों के, उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, पैसे नहीं है, सब्सिडीज नहीं है। तो ये क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ठीक ठाक मदद वगैरह करे तो फार्मर भी एग्रीकल्चर की तरफ रहेंगे। तो ये सब फार्मर्स और कॉमन पीपल की इश्यूज है। ठीक है, नाउ द फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी लेना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इंश्योर बाय द गवर्नमेंट इंश्योर करती है जिससे कि कॉमन पीपल और फार्मर के उनकी क्वालिटी पूर्ण ना हो, वो निम्न वर्ग में ना चले जाए, और उनको ये नहीं लगे कि फार्मर या फिर हम लोग किसान है तो हम लोग एग्रीकल्चर में है तो हम लोगों का लाइफस्टाइल निम्न वर्ग का है। तो ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने जमीन जायदाद ना बेचने को लेकर रहे। तो टू रिमोट एरिया में गवर्नमेंट क्या करते हैं, बहुत से ट्यूबवेल कैनल्स ये सब लगाते हैं, जिससे कि हाई यील्डिंग बीज देती है, फर्टिलाइजर देती है, जिससे कि फार्मर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा पाए। बाय द बफर स्टॉक एट द सब्सिडाइज प्राइस, रेशन शॉप्स तैयार किया गया, जिससे कि वहाँ उन्हें कम पैसों में फूड्स वगैरह मिल सके, जैसे धान, राइस, शुगर, तेल, उसके बाद गेहूँ ये वगैरह रेशन शॉप में मिल सके सब्सिडीज रेट में। ठीक है, फूड टू द कॉमन मैन, FCI प्रोवाइड मिनी सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर। FCI मतलब है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनी सपोर्ट, हर छोटा सपोर्ट देती है प्राइस टू फार्मर, पैसे की, जैसे कि कम पैसे देके जिससे कि फार्मर अपनी फार्मिंग को चला सके। ठीक है, फूड टू कॉमन मैन एफोर्डेबल रेट, मतलब कि अफोर्ड कर सके, जो किसान या कॉमन पीपल अफोर्ड कर सके, ऐसा फूड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंक्रीज फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करना है, ये गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है। ठीक है, फ्री ट्रेड इन ग्रेन्स फॉर मैसिव एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड व्यवस्था यानी जैसे ग्रेन के जो व्यापार जो है, जो फूड या फिर ये जो एग्रीकल्चर से जो लिंक रखता है, जो भी ट्रेड हो, जो भी व्यापार हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मैसिव एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर लगाए जाते हैं, जिससे कि वो एग्रीकल्चर से बने रहें। ठीक है, अच्छा शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल, फूड क्रॉप्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल, ये सब हो रहे, ये
एक तरफ से ठीक भी है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल भी ग्रो करें, लेकिन ये क्या होता है, इससे एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है, जैसे लीड टू द डिक्रीज इन लैंड अंडर क्रॉप। लैंड का डिक्रीज हो जाता है। तो अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ फूड क्रॉप्स भी लगाने चाहिए, जैसे धान गेहूँ खेत। सिर्फ रबर या फिर जूट या ये सब में ना रहे, खाने जैसे कि खाना मतलब फूड क्रॉप्स को भी बढ़ावा मिले। ठीक है, हॉर्टिकल्चर और फूड क्रॉप्स को भी बढ़ावा मिले। अच्छा, फर्टिलाइजर शोन गुड रिजल्ट। फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जैसे दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, जिससे गुड रिजल्ट आ रहे हैं, शोन गुड रिजल्ट, बट नाउ आर द कल्प्रिट ऑफ द लैंड डिग्रेड। लेकिन इससे क्या होता है कि लैंड डिग्रेशन हो जाता है। तो ये फर्टिलाइजर भी देख के यूज़ करना कि कितनी मात्रा में हमको ज़मीन में यूज़ करना है। सो वी स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा खर्चीला होता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से होता है कि लैंड डिग्रेशन नहीं होता है। सो वी लाइक टू स्विचिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की और हम लोग स्विच ओवर कर रहे हैं। अच्छा, अनसस्टेनेबल पंपिंग रिड्यूस वाटर इन एक्यूरेस। हम लोगों को पंपिंग सिस्टम भी रखना पड़ेगा, जैसे कि नहर वगैरह से मिले या पानी, जो भी पानी की व्यवस्था को हम लोगों को ठीक से रखना पड़ेगा। सो दीज आर द फूड सिक्योरिटी, जैसे पानी, राशन, सब्सिडीज, फिर लो रेट में प्रोवाइड मिनी सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर एंड टू द कॉमन पीपल, जैसे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, उनको फूड या रहने के लिए, खाने के लिए उनको ज़मीन दिया जाए और रहने के लिए मकान दिया जाए, जिससे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। तो ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, now today is finished. If you have any question regarding this chapter, regarding this topic, you may ask. Okay, thanks for watching. Bye bye.